अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हम डिस्कस कर रहे थे इसके क्वेश्चंस आंसर को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7.16 है क्वेश्चन नंबर हमारे पास। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस की हमने वर्किंग के बारे में डिस्कस करना है। हमें मालूम है कि हाइड्रोलिक प्रेस क्या चीज़ होती है कि लिक्विड होता है, एक तरफ हमारे पास क्या लगी होती है, दो पिस्टन लगा होता है, जिसका एरिया हमारे पास क्या होता है, स्मॉल होता है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, A1 दिया था। और एक तरफ हमारे पास दूसरी तरफ एक पिस्टन लगा होता है जिसका एरिया क्या होता है, लार्ज होता है। जब हम क्या करते हैं कि स्मॉल पिस्टन के ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होती है, लार्ज होके दूसरे पिस्टन के ऊपर फोर्स लगती है, तो वो जो जिसका एरिया हमारे पास क्या होता है, A2 होता है। तो ये हमारे पास है हाइड्रोलिक प्रेस, इस तरह वर्क करता है, जिसको हमने इस तरह भी एक्सप्लेन किया था। एक डायग्राम बनाई थी हमने, यहाँ हमारे पास क्या है, एक पिस्टन सिस्टम है हमारे पास। यहाँ पे क्या है, एक पिस्टन मौजूद है, यहाँ पे क्या है, दूसरा पिस्टन मौजूद है। इधर हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। एक तरफ F1 फोर्स आ रही है, एक तरफ क्या आ रही है, F2 आ रही है। ये एरिया A1 है हमारे पास, ये A2 है हमारे पास, और ये क्या आ गया हमारे पास, A1 आ गया। यहाँ पे इसके नीचे क्या है, लिक्विड मौजूद है। जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लार्ज होके A2 के ऊपर लग रही होती है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, इस रूल के ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस वर्क कर रहा होता है। इसमें हम क्या कर देते हैं कि दूसरी चीजों में, जैसे कि कारों की ब्रेक जो होती है आजकल हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर चल रही होती है। इसके अलावा बड़ी बड़ी मशीन जो होती हैं, एक्सीलरेटर, एलिवेटर्स, वो क्या हो रही होती हैं, इसी रूल्स के ऊपर वर्क कर रही होती है हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है 7.17 है, व्हाट इज मीन बाय इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी से क्या मुराद है, यानी कि किसी भी बॉडी की इलास्टिसिटी से क्या मुराद है। ये अब किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगाते हैं, जैसे कि एक रबर को खींचते हैं, खींचने के बाद जब हम उसको छोड़ देते हैं खास लिमिट पर जाके, तो वो क्या हो जाती है, दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चली जाती है। वो क्या है, हम कहते हैं कि उस रबर की क्या चीज है, वो इलास्टिसिटी है। यानी कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चली जाएगी, तो वो क्या होगी, हमारे पास उस बॉडी की इलास्टिसिटी होगी। हम कहेंगे इट इज द लिमिट विद इन विच अ बॉडी रिकवर्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। ये एक लिमिट है जिसके अंदर बॉडी जो है वो क्या करती है, अपनी ओरिजिनल लेंथ को रिकवर करती है। शेप और वॉल्यूम, जिसमें शेप भी हो सकती है, वॉल्यूम भी हो सकता है। आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, जब हम उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो वो क्या करती है, अपने ओरिजिनल शेप, लेंथ या वॉल्यूम में चली जाती है। ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, इलास्टिसिटी है हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7.18 है हमारे पास, स्टेट अर्शिमिदस प्रिंसिपल। हमने अर्शिमिदस प्रिंसिपल को स्टेट करना है। When an object is totally or partially immersed in a liquid, यानी कि जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो, वो क्या हो, मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर डूबा हुआ हो, या फिर हमारे पास क्या हो, थोड़ा सा ऊपर तैर रहा हो, तो क्या होगा इसमें, an upthrust force and upthrust acts on it equal to the weight of the liquid। तो क्या करती है कि वो अपथ्रस्ट उसके ऊपर वर्क कर रही है, यानी कि एक फोर्स उसके ऊपर वर्क करती है जो किसके इक्वल होती है, उसकी बॉडी के वेट के इक्वल होती है। तो जिस वजह से बॉडी क्या होती है, लाइट वेट महसूस करती है या फिर फ्लोट करना शुरू कर देती है। जो अपथ्रस्ट होती है वो क्या होती है, हमारे पास रो जी वी है। वी क्या है, हमारे पास वॉल्यूम है हमारे पास जो डिस्प्लेस हुआ है उसकी बॉडी के पानी के अंदर जाने की वजह से। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है हमारे पास। और रो क्या है, हमारे पास डेंसिटी ऑफ द मटेरियल है, यानी कि जिस लिक्विड के अंदर वो क्या है, डूबा है, या फिर जिस डेंसिटी के साथ जो लिक्विड की हमारे जो मटेरियल की डेंसिटी जो डूब रहा है उसके अंदर, तो वो हमारे पास क्या है, रो है हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7.19 है, व्हाट इज अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या चीज है हमारे पास, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। इसके साथ ही हमने क्या एक्सप्लेन करना है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को भी एक्सप्लेन करना है हमने। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन अ लिक्विड, यानी कि जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमारे पास एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगी जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, लिक्विड के अंदर मौजूद होगा। इस कॉल्ड अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड, जिसे हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड कहते हैं। यानी कि जब भी बॉडी पानी में जाती है तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है, जिस वजह से बॉडी क्या हो रही होती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो या फिर क्या कर रही होती है, हमारे पास उसका वेट कम हो जाता है हमारे पास बॉडी के इक्वल। तो जिस वजह से हम क्या करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, इसको लिक्विड की अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। आगे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है हमारे पास। A floating object displays a fluid having weight equal to the weight of object, यानी कि जब भी हम किसी भी चीज को किसी भी लिक्विड के अंदर डालेंगे तो वो क्या होगा, उतना ही उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास उसके वेट के इक्वल होगा। यानी कि जितना वो डिस्प्लेस करेगा वो कितना किसके इक्वल होगा, वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा, जिसको हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज pisoston sink in water but a ship with a huge weight floats।
यानी कि एक हमारे पास स्टोन है, एक पत्थर है हमारे पास, उसको पानी में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। जबकि हमारे पास क्या होगा, कश्ती होगी या बड़ी कश्ती है, वो क्या होती है, वो फ्लोट करती है, तैरती है पानी के ऊपर। ऐसा क्यों है? इसकी वजह क्या है कि हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया है अप थ्रस्ट फोर्स के ऊपर, यानी कि जो अप थ्रस्ट फोर्स है वो किसके इक्वल होती है, जितना वेट होता है उसके इक्वली होती है। अप थ्रस्ट फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर है। अब स्टोन जो है हमारे पास, उसके ऊपर जो अप थ्रस्ट फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या कर रही है, कम कर रही होती है, जबकि शिप के ऊपर अप थ्रस्ट फोर्स क्या कर रही होती है, लार्ज अप थ्रस्ट फोर्स कर रही होती है, जो उसके वेट के इक्वल होता है हमारे पास। दिस इज बिकॉज ऑफ अप थ्रस्ट फोर्स, ये अप थ्रस्ट फोर्स की वजह से होता है, एक्टिंग ऑन द शिप, जो शिप के ऊपर एक्ट कर रही है, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ शिप, जो किसके इक्वल होती है, शिप के वेट के इक्वल होती है। एज वी नाउ शिप हैज ग्रेटर वेट देन द स्टोन, हम जानते हैं कि स्टोन का वेट कम है और शिप का वेट हमारे पास ज्यादा है स्टोन से, देयरफॉर शिप फ्लोट्स एंड स्टोन सिंक्स, इसी वजह से स्टोन जो है, पत्थर जो है वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, जबकि शिप क्या करेगी, फ्लोट करेगी हमारे पास, किसी वजह से, अप थ्रस्ट फोर्स की वजह से। नेक्स्ट है 7.20 हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ अ सबमरीन फ्लोट ऑन वाटर सरफेस एंड डाइज डाउन इनटू वाटर। इनकी हमने एक्सप्लेन करना है कि एक सबमरीन जो है, एक आबदोज जो है, वो पहले पानी के ऊपर तैर रही होती है, फिर क्या करती है, वो पानी के अंदर डूब भी जाती है, यानी कि पानी के अंदर चल भी रही होती है, पानी के अंदर भी चली जाती है। ऐसा कैसे मुमकिन है हमारे पास है? ऐसा इस वजह से होता है कि जब हमारे पास सबमरीन का वेट पानी के वेट के इक्वल हो जाएगा हमारे पास, यानी कि जो अपथ्रस्ट वेट के अपथ्रस्ट के इक्वल हो जाएगा, तो सबमरीन क्या हो जाएगी, पानी के ऊपर क्या करना शुरू कर देगी, फ्लोट करना शुरू कर देगी, तैरना शुरू कर देगी। जैसे ही सबमरीन के अंदर एक टैंक सिस्टम होता है, यानी कि टंकियां बनी होती हैं, उसमें क्या करते हैं कि मोटर के जरिए उसके अंदर पानी भरना शुरू कर देते हैं, या वैसे पानी भरना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से सबमरीन का जो वेट होता है हमारे पास, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और जब इंक्रीज होता है अपथ्रस्ट फोर्स से, तो सबमरीन क्या होती है, पानी में डूब जाती है। इसको हम कुछ इस तरह एक्सप्लेन करेंगे, सबमरीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, इसके ऊपर वर्क करती है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के ऊपर वर्क करती है। इट फ्लोट्स ऑन वाटर व्हेन द वेट ऑफ वाटर इक्वल टू इट्स वॉल्यूम, जब हमारे पास वेट ऑफ वाटर जो है इसके इक्वल हो जाए, इसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाए, तो तब ये क्या करेगी, ये फ्लोट करेगी। इट हैज सिस्टम ऑफ टैंक्स, ये टैंक का सिस्टम होता है, विच कैन बी फिल्ड विद सी वाटर, जिसको हम सी वाटर से फिल कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट इट्स वेट इंक्रीजेज, इस नतीजे में इसका वेट क्या होता है, बढ़ जाता है, एंड इट डाइज, ये क्या होती है, डूब जाती है, पानी के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या चीज है हमारे पास है, व्हाट इज मीन बाय इलास्टिक लिमिट, और इलास्टिक लिमिट क्या चीज है हमारे पास है। अब हुक्स लॉ क्या है, हमने अपने लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस करते हैं कि जब हम किसी भी चीज के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके स्ट्रेन के इक्वल होता है। स्ट्रेन क्या चीज है, जो किसी भी बॉडी के ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई करें, उसकी लेंथ, वॉल्यूम या शेप में जो तब्दीली आती है, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। यानी कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर, हुक्स ने एक्सप्लेन किया था, जब भी किसी की बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, वो उसके स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस, यानी कि जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से, तो वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है इसके स्ट्रेस के विद इन द इलास्टिक लिमिट, किसके होता है, इलास्टिक लिमिट के अंदर होता है हमारे पास, ऑफ द बॉडी की इलास्टिक लिमिट क्या होता है। ये हमने एक्सप्लेन किया इसको, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यहाँ पर स्ट्रेस क्या है हमारे पास, स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे हमारे पास क्या है, व्हाट इज मीन बाय इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्या है, व्हेन द स्ट्रेस क्रॉस द लिमिट, जब स्ट्रेस क्या करता है, लिमिट क्रॉस कर जाता है, तो जब लिमिट क्रॉस करेगा तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगी, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, लेंथ चेंज हो जाएगी, या फिर उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो जब वॉल्यूम चेंज हो जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं हमारे पास है। व्हेन द स्ट्रेस क्रॉस द लिमिट एट दैट टाइम, इस टाइम पे जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, जब लिमिट क्रॉस कर जाता है, द बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म्ड, बॉडी क्या होती है, परमानेंटली डिफॉर्म्ड होती है, इसका इलास्टिक लिमिट, इसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।